हाय फ्रेंड, आपको चंदन सप्लामा चैनल में स्वागत है। और आज फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 10 का मॉडल सेट साइंस का फिजिक्स में आगे हम लोग चलेंगे। ये हो जाएगा वॉल्यूम 3। इसके पीछे 2 वीडियो और बना है, अगर आप नहीं देखें तो पहले उनको जाकर देखिए। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप देख लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा ना भी लगे, आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं कि क्या कमी रह गया, और अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब ही हम ये समझेंगे कि मेरा जो मेहनत है वो सार्थक जा रहा है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हम अपने आप से ये मानेंगे कहीं ना कहीं हमारे में कमियां हैं, और वो कमियां आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखेंगे और उस कमियां को हम एक्सेप्ट करेंगे और उसको कमी को दूर करने के लिए हम प्रयास करें। चलिए समय बर्बाद न करते हुए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक हो गया था और 9 तक कराए थे। 10 जो क्वेश्चन है साइंस का चल रहा है ना, ये साइंस सब्जेक्ट, साइंस में फिजिक्स हम लोग चल रहे हैं। 10 कह रहा है कि CaOCl2 किसका नाम है? CaOCl2 यौगिक का क्या नाम है? यौगिक का क्या नाम है, ये दिखाना है। तो पहला इसका ऑप्शन ही दे दिया है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, और यही ऑप्शन आपका सही है। CaOCl2 को ही विरंजक चूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, ख ऑप्शन दिया है धोने का सोडा, धोने का सोडा। अब देखिए धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है। यहाँ तो दिया CaOCl2 विरंजक चूर्ण का होता है। इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हैं। धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O होता है, ये धोने का सोडा। चलिए, पिछला वीडियो में भी हम ये डिस्कस किए थे। जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्रयास कीजिए कि पिछला वीडियो जाके इसका जो वॉल्यूम 2 है वहाँ पर जाके इसका आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, अब उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर ये वॉल्यूम 3 है ना, धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O होता है। अगर हम बात करेंगे तो एक होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को बोलते हैं NaHCO3। खाने का सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने का सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन घ दिया है नन ऑफ दीज। तो हम लोग CaOCl2 किसका होता है? विरंजक चूर्ण। धोने का सोडा होता है Na2CO3 × 10H2O, और बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे जो क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है। हाँ, क्वेश्चंस आगे जो है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका है, एक अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्वेश्चंस है एक अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होगी? तो ये अवतल दर्पण और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी अगर हम बात करेंगे क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, बट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप जरूर देखेंगे, समझ में आएगा। वक्रता त्रिज्या को दिखाते हैं R से। फोकस दूरी को दिखाते हैं छोटका f से। वक्रता त्रिज्या को दिखाते हैं R से और फोकस दूरी दिखाते हैं f से। और अगर डिटेल हम बात करेंगे तो दर्पण जो होता है, ध्यान दीजिएगा, दर्पण आपका होता है 2 प्रकार के, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। अवतल का बात करेंगे जिसका परावर्तक सतह, किरण इस पर पड़ेगा। अभी जो देख रहे हैं ना, ये पेंटेड भाग है, तो परावर्तक सतह जिसका धसा रहेगा वो अवतल, और जिसका परावर्तक सतह उभरा रहेगा वो रहेगा उत्तल। जिसका परावर्तक सतह धसा है वो अवतल, जिसका परावर्तक सतह उभरा है वो रहेगा उत्तल दर्पण। अब ये कह रहा है वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में क्या रिलेशन है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है F = R/2। ये आपका रिलेशन है, ये दर्पण में भी काम करता है और लेंस में भी काम करता है। F = R/2। अगर यहाँ से कोई पूछा जाए कि F बड़ा है
कि आर बड़ा है, कौन आधा है और कौन दुगना है? 2 है तो कोई तो आधा है, कोई दुगना है। एफ बड़ा है कि आर बड़ा है? तो यहां पर एफ जो आपका है वो आधा है, किससे? आर से। और जो आर आपका है वो दुगना है, किससे? एफ से। अब समझ में आ रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं आर के नीचे 2 है तो आर ना आधा होगा? सर नहीं, गलत। ये एफ बराबर r/2 है तो r/2 किसका वैल्यू है? एफ का वैल्यू है, इसलिए एफ का वैल्यू ये कह रहा है, अब आर का वैल्यू ये कह रहा है। अब दिखाते हैं आप लोग को कैसे होता है। अगर मान के चलिए, अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं कि एफ बराबर ले लिए 10 सेंटीमीटर, तो आर निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ इक्वल टू r/2। तो आर निकालना है तो एफ की जगह 10 है तो 10 लगा देंगे, r/2 हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो r को 1 से करेंगे तो r और 10 को 2 से करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। देखिए r दुगना हुआ कि नहीं हुआ? f मेरा 10 है, अभी कितना आ गया? 20 आ गया। तो f हमेशा आधा होता है किससे? r से। मैंने r आपका है वक्रता त्रिज्या और f आपका है फोकस दूरी। जैसे फिर से बताते हैं, ध्यान दीजिए फिगर से। ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है, अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण, इधर थोड़ा साफ कर लेते हैं। अगर अवतल दर्पण में दर्पण के परावर्तक सतह, ध्यान दीजिएगा, दर्पण के परावर्तक सतह, दर्पण के परावर्तक सतह के बीच में जो बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं। अब ध्रुव को पी से दिखाते हैं और ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, ठीक है। और एक होता है कि गोलीय दर्पण, ध्यान दीजिएगा फिर से बोल रहे हैं, दर्पण सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को मान चलिए कि पूरा ऐसे 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 चलाते हैं तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता, चलिए वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को दिखाते हैं कैसे? सी से। अभी जो दोनों लाइन को मिला दिया इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी लाइन को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर होता क्या है कि आती हुई प्रकाश की किरणें, आपतित किरणें दर्पण सतह से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के अगर इस समांतर चल रहा है आपतित किरणें, तो एक बिंदु से क्रॉस करता है, उस बिंदु को कहते हैं हम लोग मुख्य फोकस, छोटा एफ से दिखाते हैं, सॉरी कैपिटल एफ से इसको हम लोग दिखाते हैं। ये मेरा हो गया मुख्य फोकस। अब वक्रता केंद्र ध्रुव P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल R से दिखाते हैं। और ये आपका क्या है? मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस F और P के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, इसको छोटका F से दिखाते हैं। ये आपका F हो गया। तो F जो आपका फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या रहेगा? आधा रहेगा। और जो वक्रता त्रिज्या R जो है वो फोकस दूरी से हमेशा क्या रहेगा? दुगना रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें। समझ में आ जाता भी है तो भी कमेंट बॉक्स में जाके लिखेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखेंगे वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ से एग्जाम में 1 नंबर आना तय है, ध्यान देंगे। क्या है ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, जिसे दिखाते किससे हैं? सी से है। चलिए सिर्फ मैं खाली एक दिया है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। बट सिर्फ आवेश का एसआई मात्रक को हम लोग याद करने से काम चलने वाला नहीं है, हम लोग और देते हैं, जिसे होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है एम्पियर। एम्पियर को दिखाते हैं ऐसे। जैसे प्रतिरोध 4-5 देते हैं। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है इसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको ओम बोला जाता है। नेक्स्ट है इसको इधर, इसको इधर ओम बोलते हैं, इसको लिखते हैं इस तरह से। इसके बाद इसका है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसका नाम है ओम मीटर। ओम मीटर। इसके बाद आपका है
ऊर्जा, ऊर्जा या कार्य, ये सब का ऐसा ही मात्रक है जूल, जिसको हम लोग जे से दिखाते हैं। एक है शक्ति, शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट, जिसको हम लोग डब्ल्यू से दिखाते हैं। एक होता है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इसी को बोलते हैं डायोप्टर, डायोप्टर, इसको डी से दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतना अगर ऐसा ही मात्रक आप याद कर लिए तो यहां से बाहर नहीं आएगा, यहां से बाहर आने वाला नहीं है। क्या क्या? आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलॉम, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर, ऊर्जा या कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट, और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा। इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो फिर इसको नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब तक रिवीजन आप नहीं करते हैं तो वीडियो देखने से कोई फायदा होने वाला नहीं। इसको रिवीजन करने के लिए आपको नोट करना पड़ेगा। आपको जैसे नोट करना है स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या फिर नोट करें तो नोट करते चलिए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आगे बात करेंगे, अगर आपको लग रहा होगा कि सर ज़्यादा स्पीड चल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएंगे कि सर कमेंट आप ज़्यादा स्पीड चल रहे हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कि एक लड़का था, पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, अभी हमको याद पड़ गया कि जो हम बताए थे कि ठोस द्रव गैस वाला में कि ठोस जब सीधे गैस में बदल जाएगा तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बताए थे ठोस और गैस में कि अगर ठोस जो है बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल गया तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका बोला था एग्जाम्पल क्या क्या होता है सर? तो कपूर, गैफ्रीन, गैफ्रीन, या आप याद कर सकते हैं कपूर हो गया, गैफ्रीन हो गया, दो काफ़ी है। कपूर ऐसे हम लोग अपना जनरल लाइफ में यूज करते हैं तो कपूर सबको जानता है। तो कपूर को आप जलाइएगा ना तो कपूर लिक्विड में नहीं बनता है, द्रव में नहीं बदलता है, कपूर सीधे ठोस से कहाँ? गैस में आता है, तो ऊर्ध्वपातन करते हैं। और एक और करवाए थे कि जब गैस को इतना ठंडा करो कि सीधे ठोस में आ जाए तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन। बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिपोजिशन आपका बुक में नहीं है, बट हम बता दिए कि चलो नॉलेज रखना कोई बुरी चीज़ नहीं है। डिपोजिशन कहते हैं जब गैस को संघनित करेंगे इसमें ठोस में, जब गैस सीधे ठोस में आ जाएगा तो उसको डिपोजिशन बोलेंगे। बट इसमें अभी रिसर्च चल रहा है, इसका कोई एग्जाम्पल अभी आया नहीं है। इसका सिर्फ प्रोसेस आया है कि जब गैस को सीधे ठोस में बदल देंगे तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। जब एग्जाम्पल आएगा तो हम आप लोग के लेके सामने श्योर आ जाएंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन जो आगे है, ये कोई बच्चा पूछा था कि सर ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल आप बता दीजिएगा। तो ऊर्ध्वपातन आप याद कर चलिए, कपूर, ठीक है, बेस्ट रहेगा। नेफ्थलीन भी होता है, ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल नेफ्थलीन भी होता है, वो भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र। क्वेश्चन आपका है कि एल्केन, ध्यान दीजिएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। चलिए अब यहाँ खाली एल्केन का दिया हुआ है तो एल्केन के बारे में नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है? यौगिक है। हाइड्रोकार्बन क्या है? यौगिक है। तो हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन जो आपका है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में एक ही कोई एग्जाम्पल है जिसका नाम है एल्केन, और असंतृप्त दो एग्जाम्पल, एक बोलते हैं एल्कीन और एक को बोलते हैं एल्काइन। संतृप्त में एक ही एग्जाम्पल है एल्केन और असंतृप्त में एक ही दो एग्जाम्पल है एल्कीन और एल्काइन। ध्यान दीजिएगा, एल्केन जो होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस में 2 होता है। अब एल्कीन का होता है CnH2n होता है। अब एल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2 होता है। n क्या है सर? तो n यहाँ कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, बट एल्केन को समझाने से पहले हाइड्रोकार्बन समझना है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त का एक ही एग्जांपल है एल्केन, असंतृप्त का दो है, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, एल्कीन का होता है CnH2n, अब एल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2। ठीक है, n क्या है? कार्बन की संख्या। अगर हम लोग बात करेंगे कि
संरचना हम बात नहीं कर सकते अभी, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज चल रहा है ये। जब हम सब्जेक्ट कराएंगे तो वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एल्केन का संरचना क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है। बट फार्मूला खाली याद रखना है, एल्केन का क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और जो भी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब श्योर करेंगे। धन्यवाद।